जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। और ये जो टॉपिक है वो सारे एग्ज़ाम में इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे कि आपने को मैंने कहा था कि हम जो है बहुत जल्द ही क्या करेंगे, जीएस को स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ है यहाँ पर डेली अब आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर सीरीज़ यहाँ पर मिलेगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। लगभग 10 से 12 लेक्चर में ये इकोनॉमिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका ट्रिक वाला चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि है इन टॉपिक इन्फ्लेशन पे। तो टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में हम कहते हैं मुद्रास्फीति। कि कई स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उनको भी ख्याल रखते हुए हम यहाँ पर चीज़ों को हिंदी में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट तो वही है, नाम बस में फर्क है, ठीक है। मुद्रास्फीति बेसिकली, मुद्रास्फीति को हम जनरल अगर टर्म में बोलें तो बेसिकली किसी चीज़ का वस्तु या सेवा का जो है रेट बढ़ना, है ना। गुड्स या सर्विसेज का रेट बढ़ना, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज इन प्राइस, है ना। प्राइस इन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु का सेवा का गुड बढ़ना। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सपोज आप करते हैं कि अपन ने जो है 2019 में सेब लिया, एप्पल लिया, ठीक है। एप्पल खाने वाले की बात कर रहा हूँ। एप्पल लिया अपने, जिसका रेट था दोस्त 2019 में 100 रुपये पर केजी। 100 रुपये पर केजी, 1 किलो का 100 रुपये। अपन ने 2022 में भी क्या लिया, सेब लिया। कितना लिया, अभी भी हमने 1 केजी लिया। उसका जो प्राइस था यहाँ पर अब बढ़ के हो गया 150 रुपये पर केजी, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम सेब का कीमत 2019 में कितना था, 100 रुपये केजी। यहाँ 22 में कितना हो गया, 150 रुपये पर केजी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका प्राइस कितना पड़ गया। तो हम देख सकते हैं कि 100 था, कितना हो गया, 150 हो गया। मतलब कि उसका प्राइस जो है वो 50% बढ़ चुका है ना। 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। तो यही जो 50% है, यह कहलाएगा इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन कितना हो गया कि इन्फ्लेशन उसका 50% इन्फ्लेशन बढ़ गया। मतलब महंगाई जो है 50% बढ़ गई। बेसिकली इन्फ्लेशन का मेन मकसद होता है महंगाई से समय के साथ कि जो वैल्यू का जो गुड्स एंड सर्विसेज का उसका वैल्यू बढ़ जाना, उसका कीमत बढ़ जाना, जैसे इन्फ्लेशन कहते हैं उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो दूसरा टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जो आता है वो आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ये डिफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। हिंदी में कहते हैं इसको अपस्फीति। तो याद रखेंगे अपस्फीति जो है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यहाँ पर इन्फ्लेशन। ये डिफ्लेशन जो है जस्ट अपोजिट है किसका, इन्फ्लेशन का, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। याद रखेंगे इसको, जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन का। ये महंगाई बढ़ता है तो ये महंगाई में जो है कमी हो रहा है, उसको बोलेंगे डिफ्लेशन, ठीक है। अपोजिट है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इसको हिंदी में कहते हैं विस्फीति। विस्फीति, विस्फीति जो है, डिसइन्फ्लेशन जो है वो जस्ट है कि इन्फ्लेशन का रेट स्लो डाउन होना, इन्फ्लेशन का रेट में धीरे धीरे कमी आना, इन्फ्लेशन के रेट में धीरे धीरे कमी आना, ठीक है। धीरे धीरे कमी होना, एकदम आपकी लैंग्वेज में इसको मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे कमी होना। एग्जाम्पल के समझेंगे इसको, ठीक है। बात करते हैं कि जब हमने ऊपर में सेब लिया था, यहाँ पर भी हम सेब लेते हैं। तो अपन ने 2014 में सेब लिया, ठीक है। सेब लिया 2014 में, उसका जो प्राइस था वो 144 किलो पर किलोग्राम था। अपन ने फिर लिया 2015 में लिया, उसका जो प्राइस था वो 156 पर किलोग्राम था। अपन ने फिर 2016 में लिया, उसका जो प्राइस था वो था 158 रुपीज़ किलोग्राम। 2017 में हमने लिया, उसका प्राइस जो है 160 रुपये पर किलोग्राम है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर भी लिया। तो अगर एक सामान्य इंसान से पूछा जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अपन क्या बोलेंगे कि हर साल जो रेट है वो 2 रुपये बढ़ रहा है, 2 रुपये बढ़ रहा है, 2 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसका इन्फ्लेशन की बात करें कि इन्फ्लेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है,
तो हर साल यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है रिड्यूस हो रहा है। कैसे निकालेंगे इन्फ्लेशन? देखिए यहाँ पर 2014 से 15 में कितना प्राइस चेंज हुआ, तो प्राइस चेंज परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस में चेंज कितना हो रहा है 200, बेस कितना है 154, तो इसे रख देंगे तो कितना चेंज हुआ निकल जाएगा, यहाँ से इंटू 100 करेंगे निकल जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पर देखते हैं इसको, सेम चीज को यहाँ पर देखेंगे 2/156 इंटू 100 करके 158 करेंगे इंटू 100 करेंगे 2/160 इंटू 100 करेंगे। तो देखेंगे करके देखेंगे तो यहाँ पर का वैल्यू जो भी आएगा, यहाँ पर का वैल्यू जो भी आएगा, यहाँ पर का वैल्यू जो भी आएगा, यहाँ पर का वैल्यू आएगा, देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगे वो हम कम, इससे सबसे ज़्यादा वैल्यू ये होगा, फिर ये कम होगा, फिर ये कम होगा, फिर ये कम। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन वो क्या होते जाता है, कम होते जा रहा है समय के साथ में। तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन है उसके रेट में धीरे धीरे कमी होना। लेकिन यहाँ पर प्राइस कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर प्राइस हर साल मार्जिनली 2 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, आपका प्राइस तो मार्जिनली बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन आपका जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन वो धीरे धीरे रिड्यूस होना, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। अभी हमने यहाँ पर सीखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कारण है जिससे इन्फ्लेशन होता है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली अपन यही समझने वाले हैं कि यहाँ पर महंगाई क्यों बढ़ती है चीज़ों की। ठीक है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति क्यों होती है, कारण क्या है इसका। तो सबसे देखो, मुद्रास्फीति बढ़ने के सिर्फ 2 कारण होते हैं यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं। वो है, पहला जो कारण है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक एक करके दोनों को समझते जाएंगे। यहाँ पर डिमांड बढ़ना, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहाँ साफ साफ इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु का जब डिमांड इंक्रीज होते जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तब जो है उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। ये तो अब जनता, हर जनता जानती है, किसी वस्तु का अगर डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन कैसे कैसे बढ़ेगा, जो कभी कभी हमको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ जाता है, तो हम उसको समझते हैं। यहाँ पर देखो, आदमी का जो है इनकम बढ़ गया, ठीक है, आदमी का इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, पहले उसका तनख्वाह 3,000 रुपये था, 5,000 रुपये हो गया। तो अब क्या करेगा, तो अब उसका जो परचेसिंग पावर है, मतलब जो उसका सामान खरीदने की क्षमता है, बढ़ जाएगी। तो क्या चीज़ें हो गई, वस्तु जो चीज़ वो पहले खरीदता नहीं था, वो भी चीज़ अब खरीदने के लिए दौड़ेगा बाजार में। तो चीज़ें क्या होगी, जो यहाँ पर डिमांड जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, उसका रेट जो है, चीज़ें तो उतनी ही अवेलेबल थी, लेकिन अब जो है डिमांड बढ़ गया चीज़ों का, अवेलेबल चीज़ें उतनी थी, डिमांड बढ़ गया, तो क्या होगा, उसका इनकम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इनकम बढ़ने से होगा। दूसरा बात देखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा देते हैं, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो अगर गवर्नमेंट अपने द्वारा जो किया गया व्यय है, मतलब लोगों पे जो खर्च है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जननी सुरक्षा योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर बना के दे रहा है, तो लोगों का जो पैसा है वो तो उसमें लग नहीं रहा है घर बनाने में, लोगों का पैसा लोगों के पास रहेगा। अब जब लोगों का पैसा लोगों के पास रहेगा तो लोग क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे अपनी अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए, जो जो उनकी पहले ज़रूरत नहीं थी उसको भी खरीदनी शुरू करेंगे। जब एग्जाम्पल के लिए पहले उनके पास टीवी लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया, पैसा उनको घर बनाने पैसा मिल गया, घर बनाने पैसा खत्म उन लोगों का, तो क्या खरीदेंगे, अब वो टीवी खरीदेंगे। तो जो टीवी पहले वो खरीद नहीं पाते थे, अब वो टीवी खरीदेंगे। उससे क्या होगा, इस चीज़ का जो है डिमांड बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी महंगाई जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो कम है, डिमांड ज़्यादा हो गया, इस तरीके का। अब थर्ड नंबर देखते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको हिंदी में कहते हैं घाटे का लोक वित्त, घाटे का लोक वित्त कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर,
कि सरकार जो है कर्ज लेकर के लोगों को सब्सिडी दे रहा है। सरकार जो है बाहर से कर्ज ले रहा है और लोगों को यहाँ पर सब्सिडी दे रहा है, उनके लिए नई नई योजनाएं ला रहा है। तो ऐसे ही इससे क्या होगा, इससे लोगों के हाथ में पैसा तो आ जाएगा ना। डिफिसिट फाइनेंसिंग करने से क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, इससे लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। जिससे जो है डिमांड चीज़ों की बढ़ जाएगी। तब भी क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है बढ़ने लगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है और चीज़ें उतनी ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन हाई होने से, हाई पॉपुलेशन और जनसंख्या अगर बढ़ा दिया जाए, अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा। तो फिर देखो हम यहाँ पर उन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमारा डिमांड बढ़ रहा है। तो आप देख सक रहे होंगे यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्लैक मनी, ठीक है। बहुत सारे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास में क्या होता है, ब्लैक मनी वो लोग रखते हैं अपना, ठीक है, जिसका कोई हिसाब किताब तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। लेकिन क्या है, उस ब्लैक मनी से वो लोग जो है उनका चीज़ों को खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उनका भी क्या है, डिमांड बढ़ गया है। तो डिमांड बढ़ने के कारण से क्या होगा, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन, महंगाई चीज़ों में बढ़ते जाएगी। और देख लेते हैं यहाँ पर टॉपिक, अगर जो है ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाए इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इंडिया में बढ़ जाए तो क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा, मतलब फॉरेनर जो है हमारे इंडिया में आकर के अपना कंपनी लगाते हैं, तो क्या होगा, उससे लोगों को जॉब मिलेगा। अब जॉब मिलेगा तो लोगों को उससे पैसा मिलेगा, और वो पैसा क्या करेंगे, वो लोग चीज़ों को खरीदने में अपना पैसा लगाएंगे, सर्विसेज को लेने में पैसा लगाएंगे। उससे क्या होगा, वो चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। अब जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका रेट इंक्रीज होगा, दैट इज इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आपको ये देखना है कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। और एक हो सकता है कि बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे, बैंक जो है लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दे, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दे अपना, तब भी होगा। क्योंकि जब बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, क्या होगा, लोग क्या लेंगे, लोन लेते रहेंगे, क्या खरीदेंगे, किस्त में मोबाइल लेंगे, किस्त में जो है टीवी लेंगे, किस्त में फ्रिज लेंगे, ईएमआई पटा के, क्योंकि उनको ब्याज तो कम लग रहा है ना, तो चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे भी क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला जो यहाँ पर कारण है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट पुश मतलब महंगा होने के कारण से इन्फ्लेशन का बढ़ना। तो महंगा क्यों होगा, अगर वस्तु का डिमांड है और वस्तु का उत्पादन उतना ही हो रहा है, जो प्रोडक्शन है वस्तु का, जो भी हम लोग सामान जो है उसका जो प्रोडक्शन है उतना ही हो रहा है, लेकिन उसका डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और उसमें क्या हो जाएगा, उसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ लिख सकते हैं अपन, लो प्रोड्यूस के कारण से प्रोडक्शन क्या हो रहा है उसका लो, इस कारण से भी क्या हो जाएगा, आपका वस्तु में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, तो मानसून के कारण कैसे होगा। मानसून का इस तरीके से होगा, क्योंकि जैसे किसान का जो सामान है वो तो डिपेंड होता है मानसून पे, वर्षा अच्छा हुई तो फसल अच्छा हुआ, वर्षा नहीं हुई तो फसल बेकार हो जाती है। तो अगर मानसून सही तरीके से नहीं हुआ तो अपना क्या हो जाता है, किसान का फसल बर्बाद। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रोडक्शन जो हुआ वो लो हुआ, इस कारण से क्या होगा, उसकी कमी हो गई। अब कमी हो गई तो क्या होगा, उससे महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट देख लेते हैं, होर्डिंग मतलब जमाखोरी करना, है ना, चीज़ों को क्या कर लेना, जमा कर देना, उसको बाजार में निकलने ना देना। मेरे पास 100 बोरी गेहूं है, लेकिन मैं उसको बाजार में ना बेच के अपने घर में स्टोर कर दिया, ताकि भविष्य में जब उसका रेट बढ़े तब मैं उसको बेचूं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उस सामान को तुमने जमाखोरी उसका कर लिया है, ठीक है, और तुमने उसको बेच नहीं रहे हो, तो क्या हो जाएगा, बाजार में जो सामान की कमी हो जाएगी, मतलब वहां पर सामान की कमी है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस में इंक्रीज होगा। तो ये भी कारण हो सकता है। फोर्थ नंबर रीजन, कार्टेलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्टेलाइजेशन, तो कार्टेलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं गुटबंदी, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में गुटबंदी। मतलब देखो क्या है यहाँ पर, कि देखो आप जो है बाजार में आप जो है, चलो एग्जांपल लिख लेते हैं, आप जूता खरीदने गए, क्या खरीदने गए, जूता खरीदने गए, और बाजार में 4 दुकान है, एक शॉप नंबर ए, शॉप नंबर बी, शॉप नंबर सी, शॉप नंबर डी। सारे दुकानदारों ने फिक्स कर लिया कि हम इस जूते की कीमत को 150 रुपये से कम में नहीं बेचेंगे। भले ही उनका जो
जो उसने खरीदारी है वो 20 रुपए क्यों ना हो, सबने डिसाइड कर लिया कि 150 रुपए में ही बेचेंगे। उससे क्या होगा भाई, आप इस दुकान में गए आपको भी 150 रुपए, इस दुकान में गए 150 रुपए, इस दुकान में गए 150 रुपए, इसमें भी गए 150 रुपए। तो इससे क्या होगा, आपको उस चीज का 150 रुपए पे करना ही होगा क्योंकि आपको जूता लेना ही है। उसको बोलते हैं कार्टलाइजेशन, की दुकानदारों ने आपने क्या कर दिया, संघ बना लिया और गुटबंदी कर लिया कि हम इतना ही रेट लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको तो जूता लेना है, कहीं से जूता लोगे, और उससे क्या होगा, आपका महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ गया, क्योंकि महंगाई तो बढ़ा दी है आपस में मिलके। इसको बोलते हैं कार्टलाइजेशन, इसको याद रखेंगे, अच्छा टर्मिनोलॉजी है। 5 नंबर देखते हैं, ये सबसे बेस्ट नोन है, सब जानते हैं इसको, इंक्रीज इन डीजल प्राइस, है ना भाई। अगर डीजल के प्राइस में बढ़ोतरी होती, जैसे कि आजकल लगातार हो रहा है, डीजल के प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, बेसिकली अपने को पंजाब से गेहूं लाना है छत्तीसगढ़ में, तो क्या करना पड़ेगा, अभी पंजाब से लोड कराएंगे ट्रक में, वहां से गेहूं जो छत्तीसगढ़ में आएगा, तो यहाँ पर क्या है, किसमें आएगा, गाड़ी में आएगा, गाड़ी में क्या लगेगा, डीजल लगेगा। अब डीजल के प्राइस में वृद्धि हो रही, मतलब क्या होगा, जो सामान का जो चार्जेस इसको लाने का यहाँ तक वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस वस्तु का रेट भी बढ़ जाएगा। तो डीजल प्राइस में बढ़ोतरी होना, वो सब चीजें बढ़ोतरी कर देता है ऑटोमेटिक, आप देख चुके हैं, है ना, सब चीज का रेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, 7 नंबर, तो इस वाले टॉपिक में जो इसलिए अभी क्या था, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों को हमने देख लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा कि कार्टलाइजेशन से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो आपको तुरंत देखना है, आंसर मारे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन उससे बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि क्या होता है कार्टलाइजेशन, है ना, आपको पता नहीं लगा तो आप बना नहीं पाओगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने प्रकार के होते हैं इन्फ्लेशन। सबसे पहला प्रकार जो होता है इसका होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर बहुत ज्यादा, अति मुद्रास्फीति, बेलगाम हिंदी में बोल सकते हैं इसको। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में 2018 में जिम्बाब्वे जो है वहां पर 2008 में, ठीक है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहां पर जो $1 का जो $1 जो है, $1 का जो सामान है, ठीक है, मतलब कभी जो रहा होगा $1 सामान, उसका जो प्राइस हो गया था वो $8 बिलियन हो गया था। इतना वहां का जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया था एक टाइम। तो ये जैसे एग्जांपल है आपके पास में, तो मतलब कितना बढ़ गया था, 8 बिलियन परसेंटेज जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया था। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के होते हैं 2 फैक्टर हो सकते हैं इसके, ठीक है, देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ इंक्रीज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, दोनों, ठीक है, पहला फर्स्ट नंबर जो है, अगर जो वहां के निवासी हैं, जो जिस भी कंट्री के हैं, वहां के अगर निवासी हैं, वो अपने देश की करेंसी पर, जो अपने देश की करेंसी है उस पर अपना फैथ, अपना विश्वास खो दे, अपने देश के करेंसी पर क्या कर रहे हैं, अपना विश्वास खो दे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे भी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। विश्वास खोने का मतलब क्या है समझते हैं। प्रोमाइजरी नोट्स, जैसे कि आपके पास नोट होगा तो नोट में लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपए का, अगर 10 रुपए का नोट है उसमें लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ। मतलब अगर हम उस नोट को लेकर आरबीआई के पास जाएंगे तो हमको जो है आरबीआई उसके बदले में क्या देगा, 10 रुपए देगा, ऐसा है उसमें लिखा है, 10 रुपए देने का वादा करता हूँ मैं धारक को, जो भी उसमें लिखा है ना कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ। दुनिया का, तो देखो तुम्हारे देश में उसको, उस नोट को कोई ले चाहे मत ले, आरबीआई को उसको लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें गवर्नर का साइन है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ, ठीक है, अदा करूंगा। तो ये मतलब क्या है, ये प्रोमाइजरी नोट्स है।
अगर तुम इसको लेके जाओगे किसके पास, आरबीआई के पास, तो उसको तुमको 10 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें साइन है गवर्नर का और उसने तुमको कहा है। तो इसी कारण तुम्हारे पास जो नोट है वो कभी फालतू नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। तो अगर यही जो विश्वास है, अगर कोई करेंसी अपने देश में खो देता है तो लोगों का क्या होगा, उस करेंसी से विश्वास उठ जाएगा और लोग वो करेंसी यूज नहीं करेंगे। इससे भी क्या होगा, आपका हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सेकंड नंबर ये है कि अगर कोई कंट्री अपने देश के कर्जों से उभरने के लिए क्या करे, अपने देश से कर्जों से उभरने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, पैसा छापने लगे। ठीक है, मशीन है, मशीन से पैसा छाप रहे हैं, तब भी जो है वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आने की संभावनाएं हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा पैसा छापेगा कंट्री, तो क्या होगा, लोगों के हाथ में लिक्विड आ जाएगा। लिक्विड का मतलब यहाँ पैसों से है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, पैसा आने से क्या होगा, उनका डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, हम जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ता है, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लिया। ठीक है, अब डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। सपोज आज जो प्याज है वो 30 रुपये किलो मिल रहा है, जब उसका डिमांड बढ़ गया तो उसी प्याज का कीमत जो है 160 रुपये हो गया, मान लो की बात। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम प्याज का कीमत यहाँ पर क्या हो गया, लोगों के हाथ में पैसा आने से, क्योंकि इसका कंजप्शन ज़्यादा हो गया तो उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उसका प्राइस भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इन्फ्लेशन भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये लोगों के हाथ में पैसा आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कारण से क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है। अगला जो टाइप है उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हिंदी में कहते हैं इसको कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं इसको। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट डबल और ट्रिपल डिजिट में हो जाता है, डबल और ट्रिपल डिजिट में दिखाने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है बढ़ने लगता है। इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये क्यों होता है, तो रीज़न तो दो रीज़न है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण से। ठीक है, दो ही रीज़न है इसके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इन कारण से गैलोपिंग मतलब क्या होता है, कूदती हुई। जब यहाँ पर याद रखेंगे, जब इन्फ्लेशन का रेट डबल या ट्रिपल डिजिट में हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद में आता है स्टैगफ्लेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं इसको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो हमारा इकोनॉमी है वो मंदी में होता है। मंदी मतलब हिंदी में, इंग्लिश में होता है रिसेशन। ठीक है, कभी कभी आता है हमारा इकोनॉमी जो है रिसेशन में होता है, मंदी में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वहां पर कोई भी ट्रेड इकोनॉमी एक्टिविटी, वहां पर कोई व्यापार नहीं हो रहा होता है, कोई भी ट्रेड इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, वहां, इसका मतलब क्या है, वहां पर तुम्हारे इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर इकोनॉमी, किसी देश का इकोनॉमी ग्रोथ कब करता है, जब वहां पर ट्रेड इकोनॉमी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तभी वहां का ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई ग्रोथ भी नहीं होता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जॉब भी क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब भाई इकोनॉमी नहीं हो रही तो जॉब कहाँ से होगा, जॉब भी कोई क्रिएट नहीं हो रहा है, नो जॉब। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीजों का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, लगातार प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है, ना ट्रेड हो रहा है, ना ग्रोथ हो रहा है, ना जॉब मिल रहा है, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि अभी कोरोना टाइम्स में हुआ था ना, कोरोना के टाइम पर हो गया था, जैसे कि क्या हो रहा था, चीजों की वैल्यू के, जो वस्तु चीजें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी उनके रेट, लेकिन उनका यहाँ पर ना कोई ट्रेड इकोनॉमी हो रहा था, यहाँ पर ना ग्रोथ हो रही थी, ना जॉब क्रिएट हो रहा था, लेकिन प्राइस जो लग रहा था क्या हो रहा था, बढ़ रहा था।
बेसिकली ये कंडीशन को बोल सकते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन का एक अपन फॉर्मूला अगर देखें तो यहाँ पर स्टैगफ्लेशन जो है साथ में क्या है, रिसेशन है, मंदी है, मंदी का मतलब वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी सब एकदम स्लो पड़ी हुई है, और साथ में क्या है, इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन के साथ में मंदी क्या कहते हैं हम लोग, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं अगला। तो अगला जो है एक और टाइप है इसी के अंदर, तो एक है हेडलाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, और एक हम पढ़ेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन, मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। सब प्रकार के इन्फ्लेशन को अपन मेजर करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंतर्गत, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा आता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो टोटल इन्फ्लेशन जो मेजर करते हैं इकोनॉमी में, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत हम सब चीजों को इंक्लूड करते हैं, सब चीजों को इंक्लूड करते हैं, लाइक फूड में जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल में जो इंक्रीज हो रहा है, सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे टाइप का होता है, वो होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू होता है हेड इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस, यहां पर बस आप जो है फूड और फ्यूल का वैल्यू को घटा दो। मतलब ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, जबकि कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म, कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, जब इसका इन्फ्लेशन काउंटिंग करते हैं तब। तो दिट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने देख लिया इसमें। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन को कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।